नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। कल पूरी रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही। करीब 15 राज्यों की कमेटियां बैठी रहीं, मंत्री मुख्यमंत्री जागे रहे और सुबह 3:15 बजे तक बैठक चली। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत कई राज्यों पर चर्चा हुई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इन चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है। अब सबको बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार है। हालांकि इसको लेकर कई खबरें छन छन कर बाहर आ चुकी हैं। लिस्ट में कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं, जिनकी सीटें भी तय हो गई हैं। इनमें से कुछ नाम हैं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, आगरा से एसपीएस बघेल, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, तिरुवनंतपुरम ग्रामीण से मुरलीधरन, बालूरघाट से सुकांत मजूमदार और गोरखपुर से रवि किशन चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला रोक लिया है। इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जारी है। तो साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की अपनी तैयारी में काफी आगे है। अधिकांश राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है, कहीं कहीं नहीं भी हुआ है। वैसे बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से समझौता नहीं हुआ। वहीं झारखंड में बीजेपी अपनी सहयोगी आजसू को 1 सीट देगी। यूपी में सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ेगी। अपना दल और आरएलडी को 2-2 सीट देगी। उधर असम में बीजेपी अपने सहयोगियों को 3 सीटें देगी। महाराष्ट्र में भी शिवसेना शिंदे और एनसीपी से बीजेपी की बातचीत जारी है। बिहार में सहयोगियों से आखिरी दौर की बातचीत अभी बाकी है। हालांकि पंजाब में अकाली दल से अभी फिर से बात नहीं बन पाई है और तमिलनाडु में एआईएडीएमके को भी मनाया जाना बाकी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का अपना गठबंधन नहीं हो रहा है। एक समय लग रहा था कि इंडिया गठबंधन तार तार हो रहा है, लेकिन कई सहयोगियों की बातचीत रंग लाई है। आज ही महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी के दलों में सहमति बनती दिख रही है। दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल हो चुका है। ये समझौता गुजरात, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा तक जा रहा है। बेशक पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता हो चुका है। 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी 62 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट चंद्रशेखर आजाद को जाएगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी बात जारी है। बिहार में झारखंड और बिहार में कांग्रेस का गठबंधन तय है, लेकिन क्या कुछ दलों से गठबंधन करके ही कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ये दिखाता है कि बीजेपी गठबंधन और उम्मीदवारों के ऐलान में भी कांग्रेस से आगे है और अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में भी। बीजेपी अपने 3 मूल मुद्दों राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ चुकी है। देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास को उसने अपना एजेंडा बना रखा है। प्रधानमंत्री तमाम कल्याणकारी घोषणाएं कर रहे हैं और उन्हें मोदी की गारंटी बता रहे हैं। बीजेपी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ओबीसी को और नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान के बाद दक्षिण को साध रही है। महिला आरक्षण का ऐलान कर उसने महिलाओं को भी लुभाने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस या सहयोगी आपसी तालमेल के बावजूद अभी तक कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी नहीं बना पाए हैं। किसानों के मुद्दे पर या किसी अन्य मुद्दे पर सवाल खड़े कर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एजेंडा हालांकि अब तक साफ नहीं है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी से दूर खड़ी हैं। धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर सारा विपक्ष जैसे पीछे हटा हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राजनीतिक लाभ को लेकर संदेह बना हुआ है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को भी विपक्ष साझा मुद्दा नहीं बना पा रहा। तो ये चुनौती है बीजेपी बनाम कांग्रेस की, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और कुछ ही पलों में कांग्रेस के भी प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद साहब, पहला सवाल, बस बीजेपी को गेट सेट गो का इंतजार है, तैयारी पूरी है?
देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी में पूरे साल रहती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद है लोगों की सेवा करना, और सेवा करने के लिए हम हर वक्त जंगजू रहते हैं। लोगों में कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, और वो ड्राइव जो होनी चाहिए जन सेवा की वो है। इसलिए हर वक्त जो वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं हर सिचुएशन के लिए। और और इलेक्शन चूंकि हर साल में 2 3 4 बार तो होते ही हैं, और कई अलग स्टेट के इलेक्शन के साथ साथ म्यूनिसिपल इलेक्शन, ये इलेक्शन हर हर इलेक्शन हम जिम्मेदारी के साथ लड़ते हैं। तो जाहिर है जनरल हम्म। इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस अपने आप ही हो जाती है। अब यह है कि सीट का अभी बंटवारे का समय है, सीट के अनाउंसमेंट का समय है। तो सब लोगों की निगाहें सीट पे लगी हुई हैं। आपने भी 29 नाम दिए, ये मैं नहीं कह सकता, किसी चीज की पुष्टि कर सकता, इसलिए कि मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। लेकिन इतना जरूर है कि ये सारे प्रोमिनेंट नेम्स आपने दिखाए हैं, और हमारे यहाँ तो अभी बहुत सारे नाम आने बाकी हैं। और अभी सभी नाम आने बाकी है, आपके 29 के अलावा भी बहुत सारे नाम जो आएंगे। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये जी। जरूर है कि हमारी पार्टी का एक लक्ष्य है, और लक्ष्य जो है वो 370 है भारतीय जनता पार्टी का। और उसमें कई जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग चीज दिखा रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में थे, जहां इस बार हमको लगता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और कम से कम 30 सीटें जरूर लेकर आएगी। और जी। कांग्रेस हो और टीएमसी हो, साथ लड़े अलग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता में एक बिल्कुल पीएम के लिए, मोदी जी के लिए तो आप बिल्कुल कह एक रहे हैं कि अच्छे। बीजेपी तैयार है। हालांकि अभय दुबे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ अभी जुड़ने बाकी हैं, उनसे हम सवाल करेंगे कि क्यों इस तरह की तैयारी कांग्रेस में या फिर इंडिया अलायंस में दिख नहीं रही है। लेकिन जो सवाल आपसे अब है कि आप लोगों की राह भी अपने अलायंस के साथ इतनी आसान नहीं थी। महाराष्ट्र में, बिहार में भी बात बन रही है, नहीं बन पाई है, हो क्या रहा है, देरी क्यों हो रही है? नहीं, सारी चीजें हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो है अनाउंसमेंट का समय आ गया है। आपको हर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा। सारी चीज जो हम्म। आपको आज क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी आपको कुछ दिनों में नजर भी आ जाएगी। और जमीन पे हम काम चल रहा है, जमीन पे प्रोग्राम पार्टी के चल रहे हैं। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है जो अनाउंसमेंट होना है, जनता के लिए, लोगों के लिए, अब मीडिया के लिए। जनता जानती है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, पार्टी को सपोर्ट करना है। और सारी सीटें जो है हम इस जो है प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लड़ रहे हैं। इसलिए लोगों की नजर प्रधानमंत्री जी के पर है। उन्होंने जो 10 साल सेवा की है, और जिस तरह से लोगों का विश्वास जीता है, जिस तरह से लोगों ने बार बार आशीर्वाद दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि हर कॉन्स्टिट्युएंसी में वो चाहे, जनता चाहेगी कि उनको आशीर्वाद दे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 400 प्लस एनडीए की, तो मेरा जो सवाल है 370। सैयद साहब, उसका जवाब तो मुझे मिला नहीं है। अलायंस को लेकर आपकी भी मुश्किलें रही हैं, बीजेपी की भी मुश्किलें रही हैं। कोई अब मुश्किल नहीं। महाराष्ट्र से खबर आनी बाकी है, बिहार से खबर आनी बाकी है, हाँ, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, क्यों बात नहीं मैं बन अभी रही, बताया था, पंजाब में कहाँ बात बिगड़ गई है, अभी ये बताता भी हूँ जरा। सवाल है। नहीं, ऐसा कोई कोई तकलीफ नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जो अलायंस का दौर है, वो जाहिर है हम्म। अलायंस पार्टनर और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में बात होती है। अब उसके बाद जब टीम बात करती है तो फिर सीनियर लीडरशिप से बात होती है, और उसके बाद एक फैसला होता है। फिर दोनों पार्टी के सीनियर लीडरशिप से बात जब हो जाती है, तो अभी टीम के लेवल पे बात चल रही है। जब सीनियर लीडरशिप के पास आएगी बात, उस वो फाइनलिटी के तौर पे उनके जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको एड्रेस करते हुए जब हो जाएगा तो अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई इतर नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, गठबंधन धर्म निभाती है। इसलिए भारतीय हम्म। जनता पार्टी को कभी इस तरह की चीजें कभी दिक्कत नहीं आती कि कोई है तो कोई हमसे हम उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करेंगे। जो हमारे साथ है उनके साथ गठबंधन का जो धर्म है वो निभाते हैं। कभी हमें कोई छोड़ के नहीं जाता, जो आता है तो अपने जाति कारण या कुछ और कारण से 1 2 बार लोग गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के से परेशान होकर नहीं गए, बल्कि जनता पार्टी लोगों का और अपने जो पार्टनर्स का विश्वास जीतती है, और साथ में उनके सपोर्ट में खड़े रहती है। इसलिए मुझे चलिए। पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये सब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नहीं हो पा रहा, सब हमारे यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ, एकदम स्मूथ। चलिए, तो बाकी राज्यों में जिसका सवाल हम कर रहे हैं वहां पर स्मूदन आउट होगा। और कांग्रेस के खेमे में, इंडिया अलायंस के खेमे में क्या चल रहा है, उनके प्रवक्ता से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
सच की पड़ताल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए खेमे में तैयारी पूरी दिख रही है, लेकिन ऐसे में इंडिया अलायंस कहां खड़ा है, यही है चर्चा का मुद्दा। और हम कुछ देर पहले सैयद जफर इस्लाम जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनसे बात कर रहे थे। सैयद साहब, अलायंस को लेकर आप लोग गठबंधन का धर्म निभाते हैं, आपने कहा, और बाकी राज्यों से भी अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ जाएगी, जहां पर बात इस वक्त बनती नहीं दिख रही है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन 370 के पार बीजेपी कह रही है और 400 के पार सहयोगियों के साथ, तो यानी कि बस 30 सीटें ही सहयोगियों को मिलने वाली हैं पूरे भारत में। खुश होंगे आपके सहयोगी इतने कम सीटों से? देखिए, मैं पहले तो आपको करेक्ट कर देता हूं कि जो कठिनाइयां आ रही हैं, ऐसा आप कह रही हैं कि हमारे अलायंस में कोई कठिनाइयां नहीं है। मैं पहले आपको सही कर देता हूं कि कोई कोई दुश्वारी नहीं। इट्स अ प्रोसेस विच इज बीइंग फॉलोड, और जिस दिन उसको अनाउंसमेंट होना उसी दिन अनाउंसमेंट हो। ये लीडरशिप ने डिसाइड करके रखा है कब किस चीज का अनाउंसमेंट होना है। भारतीय जनता पार्टी में आपको ऐसे उड़ते पुड़ते खबर नहीं सुनती। जो पुख्ता खबर होती है वो मीडिया के सामने रखी जाती, उस दिन रख दी जाएगी। हर चीज साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे 370 और 400, मैंने दो चीज फिर से इसमें करेक्शन। 370 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, 400 प्लस, हमने कहा प्लस, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा वो 450 भी हो सकती है, 460 भी हो सकती है, 450 सकती है। लेकिन हमने जो अपने लिए बीजेपी के टारगेट, और हमारे ये कोई घमंडिया गठबंधन की तरह नहीं है कि भाई जाके रीजनल पार्टी बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया बड़ी पार्टी है, और हम अपने, चाहे रीजनल हो, रीजनल पार्टी हो, कोई और भी छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, हम सबको साथ लेके अपने अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको अपनी सीटों पे लड़ते हैं। और मुझे आप देखिए अब तक जो हुआ है उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जहां पर जिसकी जो स्ट्रेंथ हो उसके हिसाब से उनको सीटें मिलती है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि बात बनने वाली है और जल्द ही अनाउंसमेंट होगा, जब औपचारिक ऐलान होगा तो सभी बातें सबके सामने होंगी। बहुत सारे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए भी थे, लेकिन आज बात उनसे नहीं हो पाई है, लेकिन ये चर्चा एक बार फिर होगी। बहुत शुक्रिया सैयद जफर इस्लाम वक्त निकालने के लिए, और इस चर्चा पर हम फिर लौटेंगे। चुनावी मौसम है तो ये चर्चा होती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। यहाँ हुगली के आरामबाग में उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने लाठियां खाई हैं, मुसीबत झेली है, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस को आपकी ताकत के सामने झुककर शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई तो होगा जो संदेश खाली के आरोपी को बचा रहा होगा, उनको शर्म आनी चाहिए। पीएम ने कहा कि यहाँ की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती हैं। यहाँ की सरकार चाहती है कि केंद्र की योजनाओं में भी उन्हें खुली लूट करने का मौका मिले। मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसीलिए वे मोदी को दुश्मन नंबर 1 मानती है। उन्होंने विपक्षी INDI गठबंधन के नेताओं को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि विपक्षी नेता संदेश खाली की घटना पर गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख, कान और मुंह बंद कर कर बैठे हुए हैं। उन्होंने लोगों से वोट के जरिए संदेश खाली का बदला लेने की अपील की। संदेश खाली की बहनों के साथ नेता ने जो किया है, हाल ही में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ
दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। क्या कर दिया इन लोगों ने? और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है।